देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको हिंदी में कहते हैं अनुचित व्यवहार। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 16(1), एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 16(1), उसमें कहता है कि कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित माना जाता है जब पूर्व में पक्षकारों के बीच कोई ऐसा संबंध हो जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और दूसरा पक्षकार के द्वारा अनुचित लाभ पाने के लिए वास्तव में वो उसका प्रयोग किया है। अनुचित व्यवहार पहला था कोअर्सन यानी कि उत्पीड़न, और दूसरा है अनुचित व्यवहार। स्वतंत्र सहमति तब नहीं मानी जाती है जब अनुचित व्यवहार से वो प्रेरित कोई अनुबंध है। तो यहाँ पर अनुचित व्यवहार का परिभाषा बताया है कि अनुचित व्यवहार में दो तीन जो परिभाषा जो हम लोग पढ़े उसमें दो तीन बात है। सबसे पहला बात है कि पक्षकारों के बीच पूर्व से संबंध होना चाहिए। दूसरा बात है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, इसके पास ये कैपेसिटी है कि वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को वो प्रेरित कर सकता है। और तीसरा बात है कि वो लाभ लेने के लिए वो अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया है, यानी उसका उद्देश्य है दूसरे पक्षकार से लाभ लेना। तो ये दो तीन बातें इसमें खुलकर आ रही हैं। इसका कहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि सबसे पहले कहता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन। पहला जो एक पार्टी है उस पार्टी के पास डोमिनेटिंग पोजीशन होना चाहिए। डोमिनेटिंग पोजीशन का मतलब है कि प्रभुसत्ता होना चाहिए। प्रभुसत्ता का मतलब है कि उसके पास इतना ताकत होना चाहिए कि वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को बहुत आसानी से वो परिवर्तित कर देगा। उसकी इच्छा इतनी मजबूत होगी, उसकी पावर उसकी इतनी मजबूत होगी कि वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर देगा। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना तो करंट सिनेरियो में बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा डॉक्टर और पेशेंट का। डॉक्टर अब ये कुछ भी बोलेगा, पेशेंट हर चीज वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि एक पक्षकार और दूसरे पक्षकार में एक संबंध है, डॉक्टर एंड पेशेंट। तो डॉक्टर जो है वो डोमिनेटिंग पावर रखता है और पेशेंट क्या है, वो डोमिनेटिंग पावर लूज कर जाता है। वहां पर डॉक्टर जैसे जैसे कहेगा पेशेंट वैसा वैसा बात को मानेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो पावर है, सत्ता जो होना चाहिए वो डोमिनेटिंग होना चाहिए एक पक्षकार के पास। और एक पक्षकार जैसे ही चाहे वो दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर अपने पेशेंट को कहता है कि आज आपको ब्लड टेस्ट कराना है, क्या पेशेंट कहेगा नहीं कराएंगे, वो कराएगा। आज डॉक्टर कहता है कि यूरिन टेस्ट कराना है, डॉक्टर के कहने पर पेशेंट वो भी करा लेता है। कल होकर डॉक्टर कुछ और भी टेस्ट कहेगा, पेशेंट वो भी करा लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक रिलेशन है और डॉक्टर वहां पर डोमिनेटिंग पावर रखता है। लेकिन वो डोमिनेटिंग पावर का मिसयूज नहीं करे। अगर मिसयूज करके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये अनुचित प्रभाव के द्वारा प्रेरित है। जस्ट लाइक इसी तरह से टीचर स्टूडेंट में होता है, हस्बैंड वाइफ में होता है, फादर एंड सन के बीच में होता है, फादर एंड डॉटर के बीच में होता है, ऑफिसर एंड ऑफिसर का जो एम्प्लॉय होता है उसके बीच में होता है, लोन गिवर और लोन टेकर के बीच में होता है। ये सारे जो रिलेशन है, ये सारे रिलेशन में आप देखिएगा कि जो फर्स्ट पार्टी होता है वो डोमिनेटिंग पावर होता है। जो लोन देने वाला रहता है वो थोड़ा ज्यादा मजबूत रहता है, वो प्रभुसत्ता को रखता है। जो लोन लेने वाला होता है वो कमजोर होता है और कमजोर होने की वजह से वो हर बात वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फर्स्ट पार्टी के पास में प्रभुसत्ता का होना अनिवार्य है। दूसरा है वो जो संबंध होगा वो संबंध विश्वास से भरा हुआ होगा। वह जो संबंध होगा वो संबंध विश्वास से भरा होगा, यानी दूसरे पक्षकार को यह विश्वास होना चाहिए कि जो पहला पक्षकार के द्वारा कहा जा रहा है वो वही सही है और हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। संबंध जो होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए वो विश्वास होना चाहिए। पेशेंट को ये विश्वास लगता है हमेशा कि डॉक्टर जो भी टेस्ट कर रहा है वो मेरे हित के लिए कर रहा है। पता नहीं वो कहीं कमीशन भी हो सकता है, दूसरे लैब में उसका सेटिंग भी हो सकता है कि हाँ वहाँ जाके कराइए, 10-20 को टेस्ट करा लीजिएगा, 2-4 हज़ार रुपये डॉक्टर को कमीशन मिल जाएगा। लेकिन वो पेशेंट हर वो बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कि वो डोमिनेटिंग पोजीशन रखते इसलिए वो जो कहता है पेशेंट वो बात को मानता है। और पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक रिलेशन बना हुआ है। उसी तरह से क्या होता है लॉयर और क्लाइंट के बीच में। लॉयर क्या करता है कि क्लाइंट को कहता है कि आज ये केस में आपको आना है, आज ये पेपर में साइन करना, आज ऐसा करना, आज वैसा करना। सारा कुछ वो मान लेता है, सारा कुछ वो कहता है कि हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो रिलेशन जो होता है वो रिलेशन विश्वास का रहता है, दोनों के बीच में विश्वास रहता है। तो पहला क्या बोला कि फर्स्ट पार्टी के पास डोमिनेटिंग पावर होना चाहिए और दूसरा बोला कि वो जो रिलेशन है वो विश्वास का रिलेशन होना चाहिए। तीसरा
तीसरा चीज यहाँ पर कहता है कि मेंटली और बॉडीली स्ट्रेस होना चाहिए। जो दूसरा पक्षकार होगा वो या तो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से व्यथित रहेगा, तभी उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब वो मानसिक या शारीरिक रूप से मजबूत रहेगा तो उस पर आप डोमिनेटिंग पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर डोमिनेटिंग पावर का यूज तभी कर सकते हैं जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक गया हो। पेशेंट थक जाता है तब तो डॉक्टर के पास जाता है, मुवक्किल थक जाता है तब तो वकील के पास जाता है, ऋणी थक जाता है तब तो ऋणदाता के पास जाता है। यानी वो कहीं ना कहीं थका हुआ था और थके हुए होने की वजह से वो उसका प्रयोग करता है, उसको डिस्ट्रेस करता है, उसको डोमिनेटिंग पावर का यूज करता है। तो तीन चीज इसमें बताया गया है कि अनुचित व्यवहार यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज तीन कैरेक्टरिस्टिक में होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि डोमिनेटिंग पावर होना चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिलेशन जो है वो बिल्कुल विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। और तीसरा कहता है कि या तो दूसरे पक्षकार के पास में मेंटली या बॉडीली वो स्ट्रेस में रहना चाहिए, वो व्यथित रहना चाहिए, तभी वो उसका प्रयोग कर पाएगा। अगर मेंटली या बॉडीली वो स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो आप उस पर नहीं कर पाएंगे, फिर वही मेंटली आप पर हावी होगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है। एक एग्जांपल्स है मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे का एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में क्या, मन्नू सिंह एक नॉर्मल आदमी था, हमारे आपके जैसा इंसान था। और उमादत्त पांडे क्या था, एक धर्म गुरु था। जैसे आजकल बहुत सारे धर्म गुरु चलते हैं समाज में, धर्म गुरु की बात को हर लोग मानते हैं, इसके बहुत सारे फॉलोवर होते हैं। धर्म गुरु कहता है कि आज पूजा करना है तो उसके जो अनुयायी होते हैं वो पूजा करते हैं। आज कहते हैं आज यहाँ चंदा देना है तो चंदा देना, आज यहाँ यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ कर रहा है। जो जो धर्म गुरु कहते हैं, भारतीय समाज में ये बहुत बड़ी परंपरा है कि जैसा जैसा धर्म गुरु कहे वैसा वैसा उसका जो मातहत होता है वो उसका प्रयोग करता है। तो उमादत्त पांडे जो एक धर्म गुरु थे, उसने अपने क्लाइंट, यानी उसको क्लाइंट ही बोलिए, उस पर चूंकि मेंटली वो स्ट्रेस करेगा उसको, मन्नू सिंह थे। मन्नू सिंह और वर्सेस उमादत्त पांडे में उमादत्त पांडे ने क्या किया कि मन्नू सिंह को ये कहा कि इतने रुपए की तुम दान की राशि मुझे दो। वो बॉन्ड लिखवाया कि इतने रुपए की दान की राशि दो, बदले में तुम्हें क्या मिलेगा, बदले में तुम्हें जब मर जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखिए ऐसा भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि एक ब्राह्मण दूसरे अपने जो व्यक्ति है, जो मेंटली स्ट्रेस बॉडी व्यक्ति है, उसको ये कहा कि इतना लाख रुपया तुम दो दान में, तो तुमको क्या किया जाएगा कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। अब मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग जाता है लोग कि नर्क जाता है, मालूम नहीं, वो तो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि जो भी किया गया है वो मेंटली स्ट्रेस होने की वजह से किया गया है। पंडित जी जब पूजा करते हैं तो हवन में कहते हैं इस समय घी डालिए, इस समय अच्छे डालिए, इस समय धुआं डालिए, वो सब तो ठीक है, वो चलता है, पंडित जी जो कहते हैं वो चलता है। लेकिन ये कहे कि इतना लाख रुपया तुम दान में दो और तेरे मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, ये कहना बिल्कुल एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, एक अनुचित व्यवहार है। और यहाँ पर केस में यही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा था कि ये बिल्कुल अनुचित प्रभाव से प्रेरित एक मुकदमा है। इसलिए जो उमादत्त पांडे ने जो यूज किया है, उससे पैसा लेने का जो प्रोग्राम यूज किया है, वो बिल्कुल एक तरीके से गलत प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट इसी तरह का एक इसी में केस लॉ और दिया हुआ है, जे आर भट्ट वर्सेस यूपी गवर्नमेंट। जे आर भट्ट और यूपी गवर्नमेंट। जे आर भट्ट क्या है कि यूपी गवर्नमेंट का कर्मचारी है। जे आर भट्ट यूपी गवर्नमेंट का कर्मचारी है, और कर्मचारी होने के नाते निश्चित है कि अपने ऑफिसर के पास उसको थोड़ा सा ऑब्लाइज रहना पड़ेगा। अगर आप अपने ऑफिसर के पास ऑब्लाइज नहीं रहिएगा तो हो सकता है कि आपका ऑफिसर आपसे रुष्ट हो जाए या आपसे नाराज हो जाए, तो वहां पर कभी भी कुछ भी कार्रवाई कर सकता है। लोग इससे डरे हुए हैं। जे आर भट्ट अपने यूपी गवर्नमेंट के कोर्ट में एम्प्लॉय था, न्यायालय का कर्मचारी था। उसे छुट्टी चाहिए थी तो उसने रजिस्ट्रार को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया। रजिस्ट्रार को उसने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दिया, रजिस्ट्रार ने उसकी छुट्टी के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तो जरूर किया। एक नियम कहता है, एक बार एज पर लॉ है, ये आप लोग जान लीजिए अगर कभी सर्विस करने का मौका लगे, कि जब भी छुट्टी लिया जाता है तो उसके लिए पहले से आपको पिटीशन देना पड़ता है, एप्लीकेशन पहले देना पड़ता है। एप्लीकेशन पहले दीजिएगा तभी छुट्टी ग्रांट होगा, तभी आप जा सकते हैं। अगर छुट्टी ग्रांट नहीं हुआ तो आप जा नहीं सकते हैं। बिफोर एप्लीकेशन नेसेसरी है। और अगर किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी तो वैसे स्थिति में आप इंफॉर्मेशन देके भी छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल पोजीशन में नहीं है, आप उतनी बुरी स्थिति नहीं है, तो पहले आपको एप्लीकेशन देना चाहिए। तो जे आर भट्ट ने वो प्रोसेस को पूरा किया, उसने अपने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देके ये कहा कि मुझे छुट्टी पर जाना है। उसका जो रजिस्ट्रार था वो छुट्टी के एप्लीकेशन को ग्रांट तो कर दिया, एक्सेप्ट तो कर दिया, लेकिन उसमें ये लिख दिया
ये छुट्टी तभी स्वीकृत की जाएगी जब जे.आर. भट्ट वापस नौकरी पर आएगा तो उसको नौकरी पर रखा हुआ नहीं माना जाएगा। लीजिए, ऐसा भी छुट्टी होता है कि आपको छुट्टी हमने दे दिया, लेकिन इस ग्राउंड पर आपको छुट्टी दिया है कि आपको छुट्टी तो दे रहे हैं इस ग्राउंड पर कि जब आप छुट्टी खत्म करके वापस लौटेंगे तो आपको नौकरी पर रखा हुआ नहीं माना जाएगा। ये तो बड़ा विचित्र छुट्टी है। वैसे स्थिति में जे.आर. भट्ट को चूंकि जरूरी था, वो चला तो जरूर गया छुट्टी पर, लेकिन वापस आया और केस कर दिया रजिस्ट्रार पर, गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दिया। न्यायालय ने यह डिसीजन दिया कि ये जो छुट्टी देने का तरीका था वो बिल्कुल गलत तरीका था। इस तरीके से आप छुट्टी नहीं दे सकते हैं किसी को। और जब इस तरीके से आप छुट्टी नहीं दे सकते हैं तो आप छुट्टी दीजिए, वो ठीक है, कंडीशनल दीजिए। कोई छुट्टी नहीं भी दे सकता है, आपको लगता है कि छुट्टी नहीं दिया जा सकता तो नहीं भी दे सकते, लेकिन इस तरीके का छुट्टी रजिस्ट्रार को नहीं देना चाहिए था। तो ये खारिज कर दिया गया। रजिस्ट्रार जो नोटिंग किया था कि वो नौकरी पर रखा हुआ नहीं माना जाएगा, ये वर्ड कैंसिल हो गया और जे.आर. भट्ट की छुट्टी एक्सेप्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर जो चीज का प्रयोग किया जा रहा है वो सब क्या किया जा रहा है, अनुचित व्यवहार का प्रयोग किया जा रहा है, अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया जा रहा है। यानी आपका प्रभाव ऐसा है कि आप जो चाहें उससे करवा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। किसी दूसरे व्यक्ति के मन को या शरीर को आप व्यथा नहीं दे सकते हैं, पीड़ा नहीं दे सकते हैं। अगर पीड़ा देते हैं या व्यथा देते हैं और तब आप उसके साथ कोई अनुबंध करते हैं तो वह स्वतंत्र सहमति से विरुद्ध माना जाएगा। अब चलिए, इसमें ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ, ये कौन प्रूफ करे कि अनुचित व्यवहार किया गया है, इसको प्रूफ करना पड़ता है। और ये कौन प्रूफ करेगा? तो निश्चित है कि जो पीड़ित पक्षकार है वो प्रूफ करेगा। पीड़ित पक्षकार जिसको पीड़ा हुई है उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो प्रूफ करके बताए कि मेरे ऊपर अनुचित व्यवहार किया गया है। यानी जो दूसरा व्यक्ति होगा, पहला जो तो डोमिनेटिंग पावर रखता है वो तो गलत किया ही है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके ऊपर डोमिनेटिंग पावर का यूज किया गया है। तो जब प्रूफ हो जाता है तो कोर्ट क्या करती है? तो कोर्ट दो तीन ये डिसीजन है वो लेती है। सबसे पहले जो पीड़ित पक्षकार है, जिसके ऊपर ये पीड़ा हुई है, उसकी इच्छा पर इसको वाइडेबल कर दिया जाता है, यानी व्यर्थनीय कर दिया जाता है। तो शुरू में जब एक्सेप्टेंस लिया गया था तब तो वो लीगली सही था, लेकिन बाद में वो एक्सेप्टेंस को पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित करवाया जा सकता है। दूसरा होता है कि उस अनुबंध को निरस्त कर देना। उस अनुबंध को निरस्त कर देना, कोर्ट अगर चाहे, न्यायालय चाहे तो वो पूरा का पूरा अनुबंध ही खत्म कर देगा। जैसा कि वहां पर मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे में आप देखे थे कि वो कहते कि इतना लाख रुपये आप दान में दीजिए तो मरने के बाद आपकी आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। तो वो जो अनुबंध किया गया था वो अनुबंध समाप्त हो जाएगा। और तीसरा, इसमें कोर्ट ये डिसीजन ले सकता है कि अगर किसी पक्षकार को कुछ लाभ हो गया है इस अनुचित प्रभाव का प्रयोग करने से तो वो लाभ वापस उसको देना पड़ेगा। जैसे वहाँ पंडित जी क्या किया थे, वो मदन पांडे से ठगे थे, मनु सिंह से कुछ पैसा को ठगे थे। तो जो पैसा वो ठगे थे, कोर्ट चाहेगा तो मदन पांडे को ये कह सकता है कि आप मनु सिंह का पैसा वापस कीजिए। तो ये तीन चीज करेगी कोर्ट। पहला चीज क्या करेगी कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध को व्यर्थनीय कराएगी, पहले व्यर्थनीय कराएगी। दूसरा स्टेप क्या लेगी, अगर पीड़ित पक्षकार चाहते हैं, पिटिशन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उस अनुबंध को निरस्त भी करा देगी। और तीसरा क्या करेगी, अगर वो चाहेगी कि निरस्त कराने के बाद ऐसा लगता है कि कोई पक्षकार को कोई लाभ हुआ है तो वो लाभ उसको कहा जाएगा कि आप उसको वापस कर दीजिए। ठीक है। अब इसी में आता है एक निरसंस या अनुचित व्यवहार। इसी का अगला पाठ है निरसंस या अनुचित व्यवहार। अनुचित व्यवहार क्या करता है? अनुचित व्यवहार जो होता है कि हृदय विदारक घटना, जिसको कहा जाता है ना कि हृदय विदारक घटना, घटना तो है लेकिन वो पूरा मन को व्यथित कर देगा। वो घटना ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ये अव्यवहारिक घटना है, ये व्यवहार में ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा घटना। और वैसा मतलब अंतःकरण को ठेस पहुंचाने वाला, अंतरात्मा को ठेस पहुंचाने वाला ऐसा घटना किया। और वैसी स्थिति में उसको कहते हैं कि आत्मा के विरुद्ध किया व्यवहार या हृदय के विरुद्ध किया गया व्यवहार। और वैसी स्थिति में भी अगर कोई अनुबंध किया गया है तो उसको भी स्वतंत्र सहमति से प्रेरित अनुबंध नहीं कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मिस्टर एक्स जिसको पैसा का बहुत ज्यादा नीड है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स किसी को पैसा का बहुत ज्यादा नीड है और बैंक गया तो बैंक उसको लोन देने की स्थिति में नहीं है। बैंक कह रही कि आपके पास कुछ है नहीं इसलिए हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। तो वो मिस्टर वाई के पास जाता है, मिस्टर वाई से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे पैसा का बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत अर्जेंट जरूरी है, इसलिए कहता है मुझे पैसा आप दे। मिस्टर वाई पैसा देने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बोलता है कि 50% एट द रेट ऑफ पर मंथ हम आपसे चार्ज करेंगे। यानी अगर 100 रुपया देंगे तो 50 रुपया महीने का आपसे ब्याज लेंगे। मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है जैसे वो आत्मा को ठेस पहुंचा रहा है।
तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है, इसी को कहते हैं अनुचित व्यवहार। और अगर रेट ऑफ 50% की रेट से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो 100 रुपया का तो महीने में 50 रुपया ब्याज ही हो जाएगा, मूलधन 100 रुपया, 50 रुपया ब्याज। तो ये आत्मा के विरुद्ध किया गया व्यवहार है, क्योंकि वो नीडी है, उसको पैसा की जरूरत है। वैसी स्थिति में वो बेचारा लोन ले लिया, और जब लोन ले लिया तो अब आपको उसको कहिएगा कि 50% के रेट से इंटरेस्ट लेंगे, जो बिल्कुल बियॉन्ड द रूल है। 5%, 4%, 3% यहाँ तक चल सकता है, लेकिन 50% ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि वो नीडी था, उसको बहुत ज्यादा जरूरत था पैसा का। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके नाजायज फायदा को उठाइए, आप उसके मजबूरी का फायदा उठाइए, वो कष्ट में और उस कष्ट को आप फायदा उठाइए। जैसा अभी आप देख ही रहे हैं, टीवी वगैरह में देख रहे हैं कि कितना मतलब शमशान घाट में लोग मजबूरी का फायदा उठा रहा है कि लकड़ी देंगे तो 5,000 रुपया लेंगे, 10,000 रुपया लेंगे, बॉडी उठा देंगे तो 20,000 रुपया देंगे। ये वो मतलब मदद नहीं कर रहा है, बल्कि ऊपर से और उस पर पैसा लूट रहा है। मैंने मरने के बाद भी पैसा का ही वहां पर खेला हो रहा है कि अगर आप शांति से मरना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा देना होगा, तो आपकी बॉडी को जलाया जाएगा, आपका नंबर नहीं आएगा, ये है वो है। तो ये सब चीज जो है ये बिल्कुल आत्मा के विरुद्ध, हृदय के विरुद्ध किया गया व्यवहार माना जाता है। अब इसी में एक अगला टॉपिक आता है पर्दानसीन उमन। पर्दानसीन उमन यानी पर्दानसीन स्त्रियां। पर्दानसीन स्त्रियां कौन सी स्त्रियां होती है? वैसी स्त्रियां जो बिल्कुल अपने घर के चारदीवारी में रहती है, घर से कभी बाहर नहीं जाती है, लोगों से मिलना जुलना नहीं करती है, उसे अखबार पढ़ना नहीं आता, उसे कोई अक्षर ज्ञान नहीं होता है, उसे किसी तरह का कोर्ट कचहरी, न्यायालय, मुकदमा, गवाही वगैरह कुछ पता नहीं होता, अनुबंध क्या होता है, पेपर क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्या लीगल होता है, क्या कोर्ट होता है, क्या वकील होता है, तो कुछ नहीं पता है। वैसी औरतें जिसको कुछ भी नहीं पता है, अखबार तक नहीं पढ़ सकती है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकती है, 2 अक्षर का इसको ज्ञान नहीं है, और है अरबों अरब की मालकिन है, कई सारी संपत्तियों की वो मालकिन है, कई तरह की अचल और चल संपत्तियां उसके नाम पर। तो वैसी औरतें जो होती हैं बिल्कुल कही जाती है पर्दा नसीन उमन। वो बाहर के लोगों से बात नहीं करती है, अगर कोई घर में मेहमान आ जाए तो घूंघट में रहती है, किसी तरह का उसको कोई नॉलेज नहीं होता, और कई बीघा खेत है, कई बीघा जमीन है, कई तरह का घर है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की संपत्ति है। लेकिन वैसे औरतों के साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे औरतों के साथ अगर आप अनुबंध करते हैं तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसके अनुबंध करने से आप पेपर में क्या लिख दिए और क्या उसे अंगूठा ले लिए हैं, तो उसको खुद नहीं पता है। और वैसे औरतों के साथ अगर आप अनुबंध करते हो तो वो कोर्ट में प्रूव कर देगी कि हमको तो पढ़ने ही नहीं आता, पता नहीं हमको क्या लिखवा के अंगूठा लगवा लिया, ये हमको मालूम ही नहीं है। तो वैसे स्थिति में वो अनुबंध खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर वैसी औरतों के साथ आप अनुबंध करते हैं तो ये सलाह दिया जाता है कि पहले 2 गवाही रख लीजिए, और 2 गवाही रखकर उसको सब कुछ पहले पढ़ के सुन कर समझा दीजिए। और वहां पर ये लाइन एग्रीमेंट के नीचे लिखना भी पड़ता है कि ये सारी बातें पढ़कर, सोच समझ कर, समझा बुझा कर इनको बताया गया, और इनको कोई आपत्ति नहीं है ऐसा अनुबंध करने से। और वो गवाह भी उसमें पेपर में सिग्नेचर करेंगे। वो पर्दानसीन जो उमन है वो तो अंगूठा लगाएगी, आप अंगूठा लगाएंगे ही, लेकिन उसके साथ जो 2-3 गवाह होंगे वो भी गवाह बोलेंगे कि हाँ इनको पढ़ के सुनाया गया था, इनको पढ़ के समझाया गया था, सारी चीजें इनको बता दी गई थी, कोई इन पर दबाव नहीं डाला गया था, बिना दबाव का ये सिग्नेचर की यदि अंगूठा लगाइए तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट लीगल होगा। लेकिन अगर आप उसको ये चीज बताएंगे नहीं, कुछ समझाएंगे नहीं, आप उसे डायरेक्ट एग्रीमेंट करेंगे, तो वैसे औरतों के साथ में आप कोई भी एग्रीमेंट करिएगा, कोर्ट उसको खारिज कर देगा। क्योंकि कोर्ट का मानना है कि वैसे पर्दा नसीन वुमन को कुछ भी नॉलेज ही नहीं होता, कानून के बारे में वो जानती ही नहीं कि कानून होता है क्या है, कोर्ट होता है क्या है, सुनी है कहीं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं होता है। इसी में नेक्स्ट आता है कि एक ऐसी औरत जो घर से बाहर जाती है, अखबार पढ़ती है, कोर्ट जाती है, न्यायालय जाती है, गवाही देती है, अखबार उसको पता है कि क्या होता है, कानून पता है क्या होता है, लॉ पता है क्या होता है, अक्षर ज्ञान उसको है, लिखने पढ़ने का सब कुछ उसको कायदा है, तो वैसे औरतों को पर्दानसीन औरत नहीं कहते हैं। और उसके साथ अगर कोई आप अनुबंध करते हैं तो उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उसको पढ़ कर, लिख कर, समझा कर, बुझा कर सब कुछ ये सब चीज करके आप कर सकते हैं। कह भी सकते हैं कि भाई हमने पढ़ा है, उनको समझाया है, उनको दिखाया है, उनको हमने काउंसल दिया है, लेकिन वैसी औरतें पर्दानसीन औरत नहीं है। मतलब एक औरत जो बिल्कुल इलिटरेट है वो पर्दानसीन वुमन है। एक औरत जो थोड़ी बहुत लिटरेट है, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज है या अच्छी लिटरेट है, बिल्कुल नॉलेज है, बिल्कुल वो जानती है, समझती है, वैसी औरतों के साथ आप अनुबंध कर सकते हैं। लेकिन जो इलिटरेट है, जो पर्दानसीन है, जो बाहर आती जाती नहीं है, वैसी औरतों के साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है कि कोअर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है।
उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार में क्या अंतर है? दो वर्ड हम लोग पढ़े हैं, एक उत्पीड़न पढ़े हैं और एक अनुचित व्यवहार पढ़े हैं। तो हम लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार में क्या अंतर है। तो सबसे पहले उत्पीड़न के बारे में कहा गया, पहला अंतर ये बताया गया कि उत्पीड़न जो होता है वो शारीरिक बल या धमकी देकर किया जाता है। उत्पीड़न जो होता है वो या तो शारीरिक बल से या धमकी देकर किया जाता है, जबकि अनुचित व्यवहार जो होता है वो बिल्कुल नैतिक और मानसिक प्रभाव द्वारा किया जाता है। उत्पीड़न में क्या होता है कि दो चार लाठी वाला आ गया, आपको दिखा दिया बंदूक, आपका घर का पैसा लूट के ले गया, दैट इज उत्पीड़न। लेकिन अनुचित व्यवहार में क्या होता है कि वहां पर आपको मेंटली स्ट्रेस करेगा। वकील जो है वो अपने क्लाइंट को मेंटली स्ट्रेस करेगा, देखो आज इतना रुपया तुम जमा कर देना, नहीं तो पता नहीं तेरा केस में हियरिंग होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। डॉक्टर इतना कर देता है, सुनिए आज ये टेस्ट करा लीजिएगा, पता नहीं पेशेंट का कल क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं। पेशेंट के लिए वो टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है भगवान ही मालिक है, लेकिन वो जरूर आपको अपना कमीशन के लिए जरूर बता देगा। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो होता है वो बिल्कुल मानसिक रूप से किया जाता है, वो शारीरिक रूप से नहीं किया जाता है। लेकिन उत्पीड़न जो होता है वो शारीरिक रूप से किया जाता है, वो बोल्डली किया जाता है, पूरा बल प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर अनुचित व्यवहार में क्या होता है प्रभाव में कि वो मानसिक रूप से आपको कन्वर्ट करा देता है। वो ऐसा ही आपको बोल देगा कि डर से आप कहेगा जी सर टेस्ट करा लेते हैं सर, पता नहीं टेस्ट की जरूरत है देखिए। नेक्स्ट कहता है कि उत्पीड़न में पहले से अनुबंध के पक्षकारों के बीच में संबंध का होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों पक्षकार आपस में कोई संबंध रखते हैं, लेकिन अनुचित प्रभाव में दोनों पक्षकारों के बीच आपस में संबंध का होना जरूरी है। अनुचित प्रभाव में दोनों का संबंध होना जरूरी है। जैसा कि अभी आप देखें कि वो पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, वकील मुवक्किल हो, डॉक्टर पेशेंट हो, वगैरह वगैरह, यहाँ पर पहले से संबंध है। लेकिन उत्पीड़न में क्या था, कोई संबंध का जरूरी नहीं था। अगर संबंध है आप में तो भी चल सकता है, नहीं भी संबंध है तो भी चल सकता है। कोई दुबई में बैठा हुआ भी आदमी आपके साथ क्राइम कर सकता है, वहां से भी आपको धमकी दे सकता है कि भाई हमको 4 कोका देने का, नहीं तो कल टपका देने का, ऐसा भी होता है। नेक्स्ट कहता है इसका इफेक्ट। उत्पीड़न में कहता है कि वचनदाता की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय घोषित किया जा सकता है, जबकि अनुचित प्रभाव में कहता है कि व्यर्थनीय तो होता ही है और साथ ही साथ न्यायालय को अगर ऐसा उचित प्रतीत होता है तो न्यायालय उस अनुबंध को रद्द भी कर सकती है। उत्पीड़न के बारे में कहता है कि उत्पीड़न में वचनदाता द्वारा वचन ग्रहता के विरुद्ध होना आवश्यक नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उत्पीड़न में जो वचनदाता है वही उत्पीड़न का प्रयोग करेगा, किसी और के द्वारा भी वो प्रयोग करवा सकता है। लेकिन अनुचित प्रभाव में ये जरूरी है कि वचनदाता ही वचन ग्रहता से अनुचित प्रभाव का प्रयोग करेगा, ये जरूरी है। अगर उत्पीड़न में आप देखे थे कि हमने एक आपको एग्जाम्पल दिया था कि गोली किसने चलाई ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गोली किसने चलवाई ये कुछ अधिक महत्वपूर्ण है। तो वहां पर ये जरूरी है कि किसने गोली चलवाया है और किसने चलाया है। अगर मिस्टर एक्स ने सुपारी दिया है मिस्टर वाई को कि मिस्टर जेड को मारने का है, तो वो मिस्टर एक्स भी दोषी मिस्टर वाई भी दोषी है, तो यहाँ पर दो पार्टी हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रयोग किस पर किया गया, जेड पर प्रयोग किया गया है। लेकिन अनुचित प्रभाव में क्या होता है कि वो किसी को सुपारी नहीं देता है, वकील किसी को बोलता नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट क्लाइंट को बोलता है कि सुनो इतना पैसा आज केस में जमा करना पड़ेगा, तब तुम्हारा हियरिंग बढ़िया से होगा, तुम्हारा पार्टी का आज हम बेल करा देंगे, नहीं तो बेल भी नहीं होगा। तो अगर ये आपको मेंटली वो धमकी देता है। पेशेंट कहेगा नहीं भी ऑपरेशन करने का है, डॉक्टर कहेगा हो सकता है, देख लीजिए इतना रुपया ऑपरेशन में लगेगा, नहीं ऑपरेशन कीजिएगा, मरीज के जान को खतरा कुछ होगा, हमको मत कहिएगा। इस तरह से वो मानसिक आपको स्ट्रेस देता है, ये अनुचित व्यवहार है। लेकिन उत्पीड़न में क्या होता है, वो किसी दूसरे से भी कहवा सकता है। दूसरा कहता है सहमति, इसका कंसेंट। कहता है कि उत्पीड़न में सहमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आप एकदम बाध्य हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि 10-20 आदमी लाठी लेकर आ गया, 10-20 आदमी बंदूक लेकर आ गया, तो आप बाध्य हो जाते हैं कि आपको मजबूरी बस उसमें कंसेंट देना पड़ेगा। आप कहीं जा भी नहीं सकते, अगर नहीं कंसेंट देंगे तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन अनुचित प्रभाव में क्या होता है कि सहमति देने के लिए आपको मोबिलाइज किया जाता है। मैंने कहा था ना कि आ बैल मुझे मार, आप खुद तैयार हो जाते हैं कि बैल आओ और मुझको मारो, आप खुद तैयार हो जाते हैं, खुद आप गड्ढा में गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आपने गलत वकील ही ढूंढ लिया, हो सकता है आपने गलत डॉक्टर ही ढूंढ लिया, हो सकता है आपने गलत कोई ऐसा चीज ही ढूंढ लिया जिसके चलते जिसके अंदर में आप आ गए, वहां पर आप जाके फंस गए। तो आप इंस्पायर हो जाते हैं, वहां पर अपने आप सहमति देने लगते हैं। और
एग्रीमेंट इसमें क्या होता है, कोर्सन में क्या बाध्य होता है कि नहीं हमको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो मेरे साथ ये शारीरिक नुकसान कर सकता है। अगला चीज कहता है कि उत्पीड़न में ये जरूरी नहीं कि उत्पीड़न का प्रयोग भारत में ही किया जाए। हम लोग ये पढ़े कि उत्पीड़न का प्रयोग वो चाहे तो भारत के बाहर भी कर सकता है, दुबई में भी बैठ के, पाकिस्तान में भी बैठ के, कहीं भी बैठ के वो उत्पीड़न का प्रयोग कर सकता है। लेकिन अनुचित प्रभाव में उसका प्रयोग सिर्फ बाहर भारत में ही हो सकता है, भारत के बाहर अनुचित प्रभाव का प्रयोग नहीं हो सकता है। कहता है कि उत्पीड़न में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की क्षमता रखे या न रखे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अनुचित प्रभाव में प्रभावित करने की क्षमता का होना जरूरी है। डॉक्टर के पास ये पावर होना चाहिए कि वो आपकी क्षमता को आंक सके, वो आपके ऊपर डोमिनेटिंग पावर का यूज कर सके। उत्पीड़न के बारे में कहता है ये बिल्कुल भय होता है, आतंक होता है, हिंसा की प्रकृति का होता है। इसमें पूरा भय दिखाया जाता है आपको, पूरा आपके ऊपर आतंक किया जाता है, आपके ऊपर पूरा हिंसक प्रवृत्ति का अपनाया जाता है। लेकिन अनुचित प्रभाव में क्या होता है, ना भय होता है, ना आतंक होता है, बल्कि इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं स्वीट पॉइजन होता है, ये मीठा जहर होता है। इसमें समझाने का, बुझाने का, आपको बुर्बक बनाने का, ये सब चीज का प्रयोग किया जाता है। आपको बेवकूफ बनाएगा, चतुराई से आपको समझा दिया जाएगा, आपको कुछ उल्टा पुल्टा बुझा दिया जाएगा, ऐसा होता है। उत्पीड़न में अगला बात क्या है, कह रहा है कि उत्पीड़न में सिद्ध करने का भार जो होता है वो पीड़ित पक्षकार का होता है, और अनुचित प्रभाव में कुछ ऐसा ही होता है कि वहां भी अनुचित प्रभाव को सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार पर होता है। उत्पीड़न के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, सबसे लास्ट में दिया और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिया है कि उत्पीड़न का अगर प्रयोग हुआ है और वो सिद्ध हो गया कोर्ट में तो उसमें दंड का प्रावधान है। अगर उत्पीड़न का प्रयोग हुआ है और वो कोर्ट में अगर सिद्ध हो जाए कि उत्पीड़न हुआ है तो वैसी स्थिति में वहां पर दंड देने का प्रावधान है। लेकिन अनुचित प्रभाव में अगर सिद्ध हो जाता है कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है तो वहां पर कोई दंड नहीं होता है, कोई कानूनी कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। अगर वकील आपसे 10,000 की जगह 20,000 वकील अपना फीस ले लिया है तो क्या कोर्ट में आप उससे वापस लिवा लीजिएगा? नहीं लिवा सकते हैं। डॉक्टर अगर आपका ऑपरेशन का 20,000 का कहीं 50,000 ले लिया तो उसे थोड़ी वापस लिवा सकते हैं। तो अनुचित प्रभाव में दंड देने का प्रावधान नहीं है, जबकि उत्पीड़न में दंड देने का प्रावधान है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये हम लोग पढ़ लिए टोटल कि अनुचित व्यवहार और उत्पीड़न में क्या डिफरेंस है। ठीक है।